हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां। हमारे शरीर में बहुत सी ग्रंथियां होती हैं। हमने पाचन तंत्र में डिस्कस किया था कि जो वो ग्रंथियां होती हैं, अगर आपको याद हो तो जैसे लार ग्रंथियां, स्लाइवरी ग्लैंड्स, उनमें जो रस बनता है, एंजाइम बनता है, वो एक नलिका के द्वारा बाहर निकलता है। उसी तरह से अगर हम बात करें अमाशय की, तो उसमें जो रस बनता है, जठर रस बनता है, वो भी एक नलिका के द्वारा अमाशय में आता है। देन अगर हम बात करें लिवर में रस बनता है पित्त रस। देन अग्न्याशय में भी रस बनता है, अग्न्याशयी क्लोम रस, वो भी नलिका के द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है। यानी कि इन ग्रंथियों के जो रस हैं, इनको बाहर लाने का रास्ता एक नलिका के द्वारा होता है। और कुछ जो होते हैं रस जो डायरेक्ट अंग में पहुंच जाते हैं। लेकिन कुछ ग्रंथियां ऐसी होती हैं जिनके हार्मोन या रस को बाहर निकालने के लिए नलिका नहीं होती। वो जो रस होते हैं डायरेक्ट रक्त में मिल जाते हैं, ब्लड में मिल जाते हैं, और जहां पे उनकी रिक्वायरमेंट होती है वहां पर वो पहुंचाए जाते हैं। यानी कि इन रसों को, इन हार्मोन्स को पहुंचाने के लिए कोई नलिका या कोई अंग नहीं होता, बल्कि ये डायरेक्ट रक्त में मिल जाते हैं। क्योंकि इनको पहुंचाने के लिए कोई नलिका नहीं है, इसलिए इनको बोलते हैं नलिका विहीन ग्रंथियां। यानी कि हमारे शरीर में अब दो प्रकार की ग्रंथियां, एक जिनका रस नलिका के द्वारा निकलता है और एक जिनका रस बिना नलिका के द्वारा डायरेक्ट रक्त में मिल जाता है। तो आज हम बात करेंगे नलिका विहीन ग्रंथियों की। नलिका विहीन ग्रंथियों को हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये वो ग्रंथियां होती हैं जिनका रस, इनमें हार्मोन बनता है, वो बिना नलिका के द्वारा डायरेक्ट रक्त में मिल जाता है। शरीर के भीतर कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जिनका स्राव ना तो किसी अंग में गिरता है और ना ही उनमें से कोई नलिका निकलती है। ठीक है, ऐसी ग्रंथियां वाहिनी रहित होती हैं, यानी कि बिना वाहिनी के, बिना नलिका के, और वे अपने रासायनिक द्रव्यों को अपने में से निकलने वाली रक्त कोशिकाओं के रक्त में सीधा स्रावित कर देती है। यानी कि इन ग्रंथियों में से जो रासायनिक द्रव्य बनता है, जिसको कि हम हार्मोन कहते हैं, वो सीधा रक्त कोशिकाओं के रक्त में सीधा स्रावित हो जाता है। यानी कि इसको निकालने के लिए कोई नलिका नहीं होती। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अंतःस्रावी ग्रंथियां, या जिसे हम वाहिनी रहित या नलिकाहीन या एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। ऐसी ग्रंथियों को अंतःस्रावी या निस्त्रोत ग्रंथियां या एंडोक्राइन ग्लैंड्स या डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं। इनका कार्य केवल उत्तेजना प्रदान करना ही नहीं है, सिर्फ उत्तेजना ही नहीं प्रदान करती, बल्कि ये शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित भी करती है। इनका हमारे शरीर में बहुत अधिक, हम कह सकते हैं, इम्पोर्टेंट वर्क है। ये हमारे शरीर में जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जो क्रियाएं होती है, उसको रेगुलेट करती है, उसको नियमित करती है। शरीर में रक्त एक महान संयोजक होता है। इसी माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों में संदेश का आदान प्रदान होता है। यानी कि हमें पता है कि रक्त जो है वो निरंतर हमारे शरीर में बहता रहता है, और हम ये कहेंगे कि वो एक महान, एक संयोजक उत्तक है। इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू। वो किस तरह से कनेक्ट कर रहा है? वो हमारे संदेशों का आदान प्रदान कर रहा है। हर कोशिका तक वो पोषक तत्व पहुंचा रहा है, ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, और वहां से वापस वो व्यर्थ पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके आ रहा है। तो रक्त में एक प्रकार का, हम कहेंगे, इसका एक और कार्य हमने पढ़ा था कि ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो बनने वाला हार्मोन है, उसको भी ये जगह जगह पे पहुंचाता है। यानी कि एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जिसका ये आदान प्रदान करता है, और इस द्रव को हम क्या कहते हैं? हार्मोन। आपको याद रखना है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में से निकलने वाले रस को हार्मोन कहते हैं, और इसको कौन पहुंचाता है? रक्त पहुंचाता है। इसको पहुंचाने के लिए कोई नलिका नहीं होती, कोई अंग नहीं होता, बस इन ग्रंथियों में से हार्मोन निकलता है और उसको रक्त उसके उचित स्थान पर पहुंचाता है। These glands are called endocrine glands. अब हम बात करें तो हमारे शरीर में कौन कौन सी मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। हम एक एक अंतःस्रावी का पहले नाम देखते हैं, कहाँ पे स्थित है, उसके बाद हम हर ग्रंथि को डिटेल में पढ़ेंगे कि उसके क्या कार्य है, हमारे शरीर में क्या कार्य है। मतलब इतनी अल्प मात्रा में हमें उन हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन उसकी कमी हमारे शरीर के लिए कितनी हार्मफुल है, और अगर वो अधिक स्रावित होता है देन ऑल्सो इट्स वेरी हार्मफुल। तो हमें उन ग्रंथियों के बारे में डिटेल में स्टडी करनी है। तो सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती है? तो व्हाट इज
एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये हमें क्लियर हो गया। अब आएगा व्हाट आर द नेम्स ऑफ मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ अ बॉडी। तो अगर आप देखें तो आपको ये चित्र दिख रहा है। सबसे पहले आप देखिए ये जो सिर वाला हिस्सा है, इस पे ग्रंथि है। ब्रेन में हमारा जो मस्तिष्क है वहां पे एक ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जिसको कि बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। यू हैव टू रिमेम्बर, जो कि ब्रेन में मस्तिष्क की तरफ स्थित होती है। इसका हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ नाम समझ लें। तो पहली है पीयूष ग्रंथि। हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। पीयूषिका ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। देन आप देखिए कि गले की तरफ आते हैं तो तितली के पंखों के समान एक ग्रंथि दिखाई देती है जिसे बोलते हैं अवटु ग्रंथि। अवटु ग्रंथि यानी कि आपने सुना होगा थायराइड ग्लैंड। थायराइड आजकल बहुत कॉमन एक डिसीज हो गई है, लोगों में बहुत पाई जाती है। इसकी अल्प मात्रा, अति मात्रा बहुत पाई जाती है। आपने सुना होगा थायराइड। तो दिस इज अवटु ग्रंथि। इसी के पास एक छोटी ग्रंथि और स्थित है जिसे बोलते हैं पराअवटु यानी कि पैराथायराइड ग्लैंड। तो 3 ग्रंथियां होगी, पीयूषिका ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि जिसे अवटु कहते हैं, एंड पैराथायराइड जिसे पराअवटु। अब नीचे अगर हम आए तो हार्ट के उधर की तरफ एक ग्रंथि होती है जिसे बोलते हैं बाल ग्रंथि, जिसे बोलते हैं थाइमस। ये बाल ग्रंथि जो होती है बचपन में होती है, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है 20-25 साल बाद ये ग्रंथि अपने आप डिसअपियर हो जाती है। यानी कि ये हमारी शायद ग्रोथ के लिए हमें ये जरूरी होती है बाल ग्रंथि। फिर हम बात करें किडनीज, वृक्क। 2 किडनीज होती है, हमने उत्सर्जन तंत्र में पढ़ा था। तो वृक्क के ऊपर छोटे छोटे 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं जिन्हें बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रीनल ग्लैंड्स। फिर वहां पे आप पाचन तंत्र की बात करें तो वहां पे अग्न्याशय होता है। अग्न्याशय जिसको कि पेनक्रियास बोलते हैं, वहां पे एक ग्रंथि होती है जिसे अग्न्याशय से निकलती है। अगर हम आपको याद हो तो पेनक्रियास, मैंने पहले भी कहा था, पेनक्रियास हमारा जो एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसी ग्रंथि है जिसमें 2 प्रकार के रस निकलते हैं। एक तो उसमें डायरेक्ट नलिका के द्वारा निकलता है जिसे क्लोमरस कहते हैं, जो कि छोटी आंत में जाकर, शुद्धांत्र में जाकर हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है। और एक इसमें से जो हार्मोन निकलता है जो डायरेक्ट ब्लड में मिल जाता है उसे हम कहते हैं इंसुलिन, जो कि हमारे शरीर में जिसकी कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। तो अब आपने देखा पेनक्रियास, अग्न्याशय हमें याद रखना है कि 2 प्रकार के रस बनाता है, एक नलिका और एक नलिका विहीन। फिर उसके बाद हम आते हैं जनन ग्रंथियां। जनन ग्रंथियों की बात करें हम, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती है तो स्त्रियों में होती है डिम ग्रंथि, ठीक है, और पुरुषों में होती है वृषण ग्रंथि। तो ये अब आपने देखी मुख्य ग्रंथियां। मुख्य ग्रंथियां कौन कौन सी हो गई? सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूषिका ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, थर्ड इज पराअवटु, पैराथायराइड। देन अगर हम बात करें तो थाइमस जिसे बाल ग्रंथि कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि जो कि किडनीज के ऊपर है, वृक्क के ऊपर है, जिनको एड्रीनल ग्लैंड्स कहते हैं। देन अग्न्याशय दैट इज पेनक्रियास। फिर उसके बाद जनन ग्रंथियां जिसमें कि स्त्रियों में डिम ग्रंथि और पुरुषों में वृषण ग्रंथि। इन जनन ग्रंथियों की वजह से स्त्रियों में जो स्त्रियों के गुण हमें दिखाई देते हैं वो होते हैं, और पुरुषों में जो पुरुषों के जो गुण होते हैं वो इन ग्रंथियों के हार्मोन की वजह से दिखाई देते हैं। इनका डिटेल में बाद में पढ़ेंगे कि इसका अल्प मात्रा में होना और अति मात्रा में होना में हमारे शरीर में क्या इफेक्ट होता है। तो ये आपने देखा कि व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड व्हाट आर द मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन अ बॉडी। अब हम एक एक करके हर ग्रंथि के बारे में डिस्कस करें।